सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट जी हाँ तक है दोस्तों, तेरी जैसा कि आपको कहानी। पता है एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम का दंगल स्टार्ट हो चुका है। हर एक स्टूडेंट अपनी आपाधापी में लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2017 एग्जाम यानी कि दंगल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। आप सबकी प्रिपरेशन रंग लाए, आप सबकी तैयारियां रंग लाए। आप बड़े हिम्मत से, बहुत ही इत्मीनान से तैयारी कर रहे थे और ये तैयारी डेफिनेटली एसएससी सीजीएल 2017 आप सबके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है एंडी दीक्षित एंड टुडे टॉपिक वी विल डिस्कस एसएससी सीजीएल 2017 स्पेशल। जैसा कि आप सभी ने अपने थंबनेल पर पढ़ा भी है, हम डिस्कस करेंगे कॉमन एरर्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सो प्लीज बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we have question number first from sentence improvement. In this sentence यानी कि आज के क्वेश्चंस में, आज के कुछ सेंटेंस में हम जो है समझेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है, किस तरीके से हम उनमें से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से एप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो भी सेलेक्टिव आंसर है उसको किस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, किस तरीके से आंसर पर अप्रोच कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन एक और चीज, अक्सर करके जब हम क्लासेस में होते हैं और स्टूडेंट्स से रैंडमली पूछ लेते हैं कि हाँ भाई आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, तो स्टूडेंट से एक बात कहता है कि जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन कभी दिमाग में आ जाता है कि यार चलो इससे पूछ लिया जाए कि क्या समझ में आ रहा है इसको। तो हम जब उनको खड़ा करते हैं, आप लोगों को खड़ा करते हैं, तो हम आपसे कहते हैं कि हाँ भाई समझ में आया। तो बच्चों की एक प्रॉब्लम रहती है, आप लोगों की एक प्रॉब्लम रहती है कि सर हमसे सेंटेंस की हिंदी नहीं होती है। अरे यार वैसे तो कायदे से आपको हिंदी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर मैं एक वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूं। जैसे कि आप लोग समझते हो कि यार हमसे सेंटेंस की हिंदी नहीं हो पाती, तो हमसे कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या ग्रामर नहीं हो पाएगा। कोई जरूरी नहीं है हिंदी करने का, बस थोड़ा सा छोटा सा आपको पता चल जाए और उस बेस पर आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हो, उस पर एक वीडियो आने वाला है। लेकिन हाँ, खासकर से वो लोग स्टूडेंट्स आप में से जिनसे सेंटेंस की हिंदी नहीं होती है, तो वो मेरे साथ में इसको अप्रोच करेंगे। अच्छे से करने की कोशिश करिएगा, डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं आए तो आप इसको बार बार देखिएगा। तो प्लीज देखते रहिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स दैट हैव रिलीज्ड दिस ईयर। इन दिस स्टेटमेंट यहां पर यूज हुआ है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां यूज हुआ है दिस इज। दिस मीन्स यह है, वन यानी कि एक, यहां पर इसका मतलब है एक। ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स, ऑफ का मतलब वैसे तो होता है का, की, के, लेकिन ऑफ का एक और मतलब होता है में से। क्या होता है? में से। जैसे हम बोलते हैं यार दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट नॉवेल्स, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स, यू आर वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंड्स। तो वन ऑफ का मतलब होता है में से एक होना। तो यहां पर ऑफ का मतलब हो गया में से। ओके ना। अब यहां पर यूज हुआ है द बेस्ट पिक्चर्स, द बेस्ट पिक्चर्स। तो लिसन, यहां जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि मैं सेंटेंस फ्रेमिंग साथ साथ बता के चल रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तरीके से हम एक मिसलेनियस टाइप ग्रामर पढ़ने वाले हैं और फिर सेंटेंस को फ्रेमिंग देखने वाले हैं। पूछा तो आपसे ये वाला पार्ट गया है कि हाँ भाई देखिए, आपको करना क्या होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कि आपके सामने क्वेश्चन दे रखा होता है, सेंटेंस दे रखा होता है। उस सेंटेंस को या तो अंडरलाइन करके दिया जाता है, या फिर आड़े टेढ़े वर्ड्स में दिया जाता है, या फिर उसको बोल्ड करके दिया जाता है। डेफिनेटली आपके सामने या तो वो बोल्ड लेटर्स में मिलेगा यानी कि डार्क वर्ड्स में, या फिर आपको अंडरलाइन करके मिलेगा। तो लिसन, जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है आपको केवल वही पार्ट इंप्रूव करना है, और अगर वो ऑलरेडी इंप्रूव्ड है, अगर वो ऑलरेडी सही है,
तो आपको नो इम्प्रूवमेंट करना है। यानी कि आपको इस सेंटेंस में ये वाले पार्ट के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो आपको केवल इस पार्ट को इन 3 पार्ट से रिप्लेस करना है। वो तभी करोगे जब ये पार्ट अपनी जगह पर गलत होगा। क्लियर? और अगर ये अपनी जगह पर सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट पर जाओगे। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब हो गया इसमें कोई भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये गलत है, अगर ये वाला पार्ट गलत है, तो आप इन तीनों में से सुधार करेंगे। क्लियर ना? अब देखिए यहां पर यूज हुआ, यह है वन यानी कि एक, ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स यानी कि इन बेस्ट पिक्चर्स में से एक। अब यहां पर वन का मतलब हो गया एक, ऑफ का मतलब हो गया में से। तो जब कभी भी ऑफ दिखाई दे, और ऑफ से इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, ठीक है ना, तो इधर वाला नाउन अगर वो काउंटेबल है, इधर वाला नाउन अगर वो काउंटेबल है यानी कि गिनने योग्य है, जिसको गिना जा सके, तो वो हमेशा प्लूरल में रहेगा, यानी कि बहुवचन में रहेगा। माय डियर, क्यों रहेगा प्लूरल में? अरे यार सीधा सा मतलब है, अगर मैं बोलूं कि लड़के में से लड़का ले लो, तो एक लड़के में से लड़का ले लोगे? मुझे इस लड़के में से एक लड़का दे दो, मुझे इस किताब में से एक किताब दे दो, मुझे इस मूवी में से एक मूवी दे दो, मुझे एक सेब में से एक सेब दे दो। ऐसा पॉसिबल है? या अलिफ लैला तो नहीं चल रहा है। देन सिंपल किस तरीके से आपको यूज करोगे, तो वहां पर आप लड़कों में से लड़का लोगे या लड़के में से लड़का? लड़कों में से लड़का लोगे ना। मूवीज में से मूवी लोगे, मूवी में से मूवी नहीं। बहुत सारे एप्पल्स होंगे, उसमें से एक एप्पल लोगे, एक एप्पल में से एक एप्पल नहीं। और किताबों में से किताब लोगे, एक किताब में से किताब नहीं। दैट्स वाई यहां पर जो भी नाउन आएगा वो आपका प्लूरल होगा, अगर वो काउंटेबल है यानी कि गिना जा सकता है। तो यहां पर पिक्चर्स आ गया, पिक्चर नहीं होता। अगर यहां पर पिक्चर होता तो ये वाला पार्ट गलत होता, तो यहां क्या दे रखा है? पिक्चर्स। ठीक है, अब यहां यूज हुआ है दैट, यहां पर विच भी तो यूज हो सकता था। तो प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन या उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, वैसे मैं प्रोनाउन में इसको बताऊंगा लेकिन समझ लीजिए, अगर आपको यहां पर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, जैसे बेस्ट, टॉलेस्ट, आपका ब्रेवेस्ट, आपका हॉटेस्ट, आपका बिगेस्ट, आपका बेस्ट, ये अगर सुपरलेटिव डिग्रीज दे रखी हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा दैट यूज होता है। तो ये वाला पार्ट भी सही है। तो यहां पर यूज हुआ आपका बेस्ट पिक्चर्स, यानी कि यह जो है उन सभी बेस्ट पिक्चर्स में से एक है दैट हैव रिलीज्ड, जो रिलीज हो चुकी हैं दिस ईयर, इस वर्ष। अब हमें इसमें कॉमन एरर देखना है या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखना है। तो फिलहाल आप अरेंजमेंट समझे कि यह है वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट के ये पहले तो यहाँ पर पिक्चर्स क्यों आया, पिक्चर क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑफ का मतलब होता है में से, तो आप हमेशा ज्यादा में से ही तो लोगे, अधिक में से तो लोगे, आप हमेशा अधिक में से लेंगे। तो एक में से तो एक ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर पिक्चर्स आया। उसके बाद बेस्ट आया है, बेस्ट यानी कि सबसे बढ़िया, तो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट आता है। अब यहां पूछा गया है हैव रिलीज्ड, यानी कि ये वाला पार्ट पूछा गया है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। तो देखिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स दैट हैव रिलीज्ड, यानी कि उन पिक्चर्स में से एक है जो रिलीज की जा चुकी हैं। क्लियर? तो यहां पर बात किसके बारे में हो रही है? दैट किसके बारे में यूज हुआ है? पिक्चर्स के लिए, पिक्चर्स के लिए यूज हुआ है। अब एक बात बताइए, मैं एक मिनट इसको हटा देता हूं। अब एक बात बताइए, ये जो रिलीज हो रहा है, जो संपादित हो रहा है, जो सामने आ रहा है, वो क्या हो रहा है? पिक्चर्स। और ये जो दैट यूज हुआ है, ये भी किसके लिए यूज हुआ है? पिक्चर्स के लिए यूज हुआ है। याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचानना। तो एक सेंटेंस आया, राम पिट गया। अक्सर करके हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि हाँ भाई बताइए सब्जेक्ट क्या होता है, तो स्टूडेंट सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते। वो 2 मिनट में खड़े होकर के कहते हैं सर राम सब्जेक्ट है। दिस इज माय कॉन्सेप्ट माय डियर, जनरली यूज हो रहा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में।
सो यहां पर राम पिट गया, तो यहां अक्सर मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताइए व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, तो अक्सर करके स्टूडेंट कहता है कि सर भाई जो शुरुआत में आता है वही सब्जेक्ट होता है। एक बात बताओ यार, शुरुआत में तो सारी चीजें आ जाती हैं, वो सब्जेक्ट हो जाती हैं। अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि कुर्सी जो है, चेयर जो है वो टूट गई, तो चेयर सब्जेक्ट हो गई क्या? मैंने बोला अंगूठी चोरी हो गई, तो अंगूठी सब्जेक्ट हो गया क्या? ना मुन्ना ना, इन तीनों में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पर सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। वर्ब जो काम हो रहा है और किए गए काम से जिस पर इंपैक्ट हो रहा है या जिसके लिए काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब मैंने यूज किया आपके सामने कि मैंने लेटर लिखा, तो यहां पर मैं काम क्या कर रहा हूं? लिखने का। अब लिखने का काम कर कौन रहा है? मैं, यानी कि एनडी दीक्षित। तो एनडी दीक्षित जो है वो सब्जेक्ट हुए। अब काम क्या कर रहे हैं वो? लिखना। तो लिखना जो है वो वर्ब हो गई, यानी कि क्रिया, यानी कि काम। और लिखा किसके ऊपर जा रहा है? लेटर के ऊपर। तो लेटर है आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो, आपने कपड़े धोए, आपने कपड़े धोए, तो यहां पर काम क्या हो रहा है? धोने का। धो कौन रहा है? आप। तो आप हुए सब्जेक्ट, और धोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? धोने का काम किसके ऊपर हो रहा है? वो है माय डियर आपका ऑब्जेक्ट। यहां क्या हुआ? पिट गया। काम क्या हो रहा है? पिटना। काम क्या हो रहा है? पिटना। पिटा कौन? राम। हाथ पैर किसके टूटे? राम के। मुंह लाल पीला किसका हुआ? राम का। तो हॉस्पिटल में एडमिट कौन हुआ? राम। तो पिटने का जो भी हुआ काम वो हुआ ऊपर राम, देन सिंपल राम के ऊपर हुआ। तो यहां पर राम हुआ आपका ऑब्जेक्ट। अरे भैया, सब्जेक्ट तो वो हुआ जो राम को पीट करके चला गया, उसका पता ही नहीं चला कि वो कौन पीट के चला गया। तो सब्जेक्ट यहां पर पता नहीं है। सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? ऑब्जेक्ट से। दूसरा, चेयर टूट गई। मान के चलो बरसात में रखी रखी टूट गई, मान के चलो छत पे रखी रखी टूट गई, मान के चलो अपने आप टूट गई, मान के चलो चेयर से किसी ने मना कर दिया था कि नहीं तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, तो बेचारी वैसे ही टूट गई। तो कुल मिलाकर के टूटने का इम्पैक्ट किस पर पड़ा? चेयर पर। टूटने की क्रिया किसके ऊपर हुई? चेयर पर। तो चेयर हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो कुल मिलाकर के मेरा बैग चोरी हो गया, तो सेंटेंस में चोरी हो गया, तो सब्जेक्ट कौन है? बैग नहीं है। अक्सर करके स्टूडेंट कहते हैं माई बैग, ये सब्जेक्ट है ना। नो, नेवर, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, शैल नॉट, विल नॉट। देन सिंपल, वहां पर हुआ क्या है कि चोर सब्जेक्ट है, बैग चोरी हो गया, बैग तो ऑब्जेक्ट है। टूट गया, अंगूठी चोरी हो गई। अब चोरी करना काम हो गया, काम किसके ऊपर हुआ है? अंगूठी के ऊपर, तो अंगूठी ऑब्जेक्ट हुआ। द सेम कॉन्सेप्ट इज, रिलीज क्या हुआ है? दैट, या और दैट किसके लिए यूज हुआ है? पिक्चर के लिए। तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ऑब्जेक्ट से। और इतना ध्यान रखना, आप लोगों ने बचपन से लेकर के अब तक एक्टिव पैसिव बहुत पढ़े होंगे। एक्टिव एंड पैसिव मे बी अ पार्ट ऑफ ग्रामर, बट आई थिंक इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रामर, इट्स अ वे ऑफ ट्रांसलेशन। जनरली इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट इट विल यूज इन एक्टिव फॉर्म, एंड इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट इट विल यूज इन पैसिव फॉर्म। देन सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो एक्टिव होता है, और अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो पैसिव होता है। माइंड इट। देन सिंपल, सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो एक्टिव, सेंटेंस अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव। और पैसिव की फॉर्म्स क्या होती हैं आप सब जानते हो। पैसिव की फॉर्म्स डिस्कस करते हैं इन द सेंटेंस। प्लीज इस पूरे सेंटेंस में हम इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो नाउ वी डिस्कस, राम पिट गया, चेयर टूट गई, एटसेट्रा। तो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, राम पिट गया, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस पैसिव में बनेगा। कुर्सी टूट गई, चेयर टूट गई, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, पैसिव में बनेगा। ठीक है। मेरा सॉरी हमने यूज किया कि मेरी कार बिक गई या मैंने नई कार खरीद ली, तो वहां तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैंने यूज किया मेरा बैग चोरी हो गया, तो बैग से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। बैग क्या अपने आप चोरी हो जाएगा जाकर के? नहीं। बैग क्या काम करेगा चोरी होने का? नहीं। तो यहां पर बैग ऑब्जेक्ट से, बैग से स्टार्ट हुआ है तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव में बनेगा। अब पिक्चर रिलीज अपने आप हो जाएगी क्या? नहीं, पिक्चर को रिलीज किया जाएगा, पिक्चर को रिलीज किया जाएगा। जो इसको रिलीज करेगा वो सब्जेक्ट है, पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस किस में होना चाहिए?
पैसिव में। नाउ वी डिस्कस द पैसिव फॉर्म्स। माय डियर, अगर आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो पैसिव में बनेगा। अब पैसिव की फॉर्म्स क्या होती हैं? हैज, हैव, हैड के साथ आपको थर्ड फॉर्म मिलती है, तो ये मिलती है एक्टिव में। हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है वर्ब से, तो वो बनती है पैसिव में। ओके, दूसरा एक और देख लीजिए, अगर सेकंड फॉर्म मिलती है वर्ब की तो वो बनेगी एक्टिव, और अगर was या वर के साथ थर्ड फॉर्म मिलती है तो वो बनेगी पैसिव। फॉर एग्जाम्पल, इन सारी चीजों का एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव प्लेड अ मैच। इन दिस सेंटेंस यहां प्ले काम हो रहा है, ये वर्ब है। कर कौन रहा है काम? आई, यानी कि मैं। ये सब्जेक्ट है। किसके ऊपर हो रहा है? मैच के ऊपर हो रहा है। मैच ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये एक्टिव है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम, तो चलो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, तो पैसिव बन जाएगा अ मैच। ऑब्जेक्ट आ गया, अब लगा हुआ यहां है, बट मैच सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में आप क्या यूज करेंगे? हैज, हैव, हैड में से हैज, हैज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, फिर प्लेड बाय मी। क्लियर ना? अ मैच हैज बीन प्लेड बाय मी, तो यहां पर हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म आया, क्योंकि ये किससे स्टार्ट है? ऑब्जेक्ट से। किसमें है? पैसिव में। क्लियर ना? अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये पैसिव में है तो यहां पर बाय वगैरह करके सब्जेक्ट क्यों नहीं यूज किया? वो क्यों नहीं होता है ये भी देखो। समवन हैज प्लेड अ मैच। Someone has played a match. Someone has played a match. सब्जेक्ट हो गया someone, ये हो गई verbs और ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि खेलने का इम्पैक्ट मैच पर पड़ रहा है। सर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो, ओके करते हैं। पैसिव, स्टार्ट अ मैच, ऑब्जेक्ट आ गया। हैज, हैव, हैड का बीन लगाना पड़ेगा। हैज बीन प्लेड बाय समवन नहीं लिखना। समवन यानी कि पता ही नहीं है भाई कौन खेल गया मैच, कैसे खेल गया, कौन खेल गया। जब समवन यानी कि सब्जेक्ट अननोन है तो अननोन रहने दो, फुल स्टॉप यहीं लग जाएगा। बस सेम कॉन्सेप्ट। पिक्चर्स दैट हैव रिलीज्ड दिस ईयर। अब ये नहीं बताया गया कि किसने रिलीज की, कौन सी रिलीज हुई, किसने किया, लेकिन पिक्चर्स जो है वो सर रिलीज हो चुकी हैं। अब पिक्चर अपने आप तो रिलीज होगी नहीं, सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो पैसिव में बनेगा। यानी कि हैज हैव हैड वाली फॉर्म्स होती हैं हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स दैट हैव रिलीज्ड दिस ईयर। यहां यूज हुआ हैव बीन रिलीज्ड, ये पैसिव फॉर्म में है क्योंकि बीन लगा हुआ है। इतना तो आप जानेंगे, देखो क्योंकि सेंटेंस यहां पर पिक्चर से और दैट से स्टार्ट है, और दैट और पिक्चर दोनों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दैट यूज हुआ है पिक्चर के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो पैसिव में बनता है। और पैसिव की फॉर्म्स भी मैं लिखा चुका हूं माय डियर, ओके ना। सो यहां डिस्कस करते हैं। हैव बीन सही है, अब वर्ब भी सही है क्योंकि यहां पिक्चर्स है। पिक्चर्स के लिए हैव आया, पिक्चर्स के लिए वर आया, वॉज तो होगा ही नहीं होगा ना, और हैव रिलीज्ड भी नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव में बनना चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि यार मैं हैव लगाऊं या वर लगाऊं, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। यस बिल्कुल सही पकड़े आप,
क्योंकि पहला सेंटेंस वर्ब का कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे सेंटेंस में माय डियर, वर्ब वर्ब एंड वर्ब माय डियर। देन सिंपल इज, पहला बार सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, इज लगा हुआ है तो हम इसको प्रेजेंट में ही बनाएंगे। और हैज हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड जो है वो पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट। और विल हैव और शैल हैव फ्यूचर होता है। विल और शैल जहां जाता है वो फ्यूचर, हैड जहां जाए वो पास्ट और हैज हैव आ जाए वो प्रेजेंट। ये वाला प्रेजेंट में है वर्ब तो ये भी प्रेजेंट में होगा। दैट्स व्हाई यू विल गो विद हैव बीन रिलीज्ड। अगर ये पास्ट में होता, यहां वाज होता, तो हम एक बार को वर्ब के बारे में सोच ले सकते थे इसकी तरह से, सेकंड फॉर्म की तरह से। सेकंड फॉर्म तो वाज एंड वर्ब, हैज हैव हैड आई तो ये, तो अगर वह वाज होता तो हम एक बार को वर्ब की तरफ सोच लेते, लेकिन ये भी गलत। ये तो वाज सिंगुलर आ रहा है, ये भी गलत क्योंकि पिक्चर्स बहुत सारी हैं। देन आपके पास बचा हैव बीन रिलीज्ड। आई होप इस तरीके के 1 2 3 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पक्का मिल जाए। ओके, थैंक यू। हाँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली जो अभी इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था पैसिव वाला, उसके लिए आप एक बार पैसिव के फॉर्मूलाज, पैसिव बनाने के यूजेस और पैसिव एक्टिव क्यों बनाए जाते हैं, क्यों चेंज किए जाते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई थी और बताना भी जरूरी था। नाउ वी हैव आर अश्विन टुक 2 wickets बिफोर रेन इंटरप्टेड द प्ले। आर अश्विन जी ने 2 विकेट लिए, बरसात सब्जेक्ट हो गया, इंटरप्टेड यानी कि बरसात ने रुकावट पैदा की, द प्ले यानी कि गेम में, इंटरप्टेड यानी कि एक तरीके से रुकावट पैदा कर देना, रोक देना। डियर स्टूडेंट्स, ये वो कॉन्सेप्ट है जब हमारे फूफा जी, मामा जी और रिश्तेदार जब घर पे आते हैं और अक्सर करके एक ही क्वेश्चन पूछते हुए चले आते हैं, बताओ बेटा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम टाइम एंड टेंस। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहां पर देखो एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको बिफोर दिखाई दे और बिफोर से इधर भी सेंटेंस है और इधर भी सेंटेंस है, यस, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट? ओहो सर, ये बार बार पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है। बचपन से लेकर कितने बड़े हो गए आज तक हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ही समझ में नहीं आया। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूं इत्यादि शब्द आते हैं, वाक्य का करना या होना वर्तमान काल में पाया जाता है, अनिश्चित तरीके से पाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। तो पूरे का पूरा ऐसा लगता था कि हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन सिंपल बिफोर अगर किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे तो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। जिन बच्चों को पास्ट इंडेफिनिट नहीं पता है वो सीधा सा समझ लें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अगर यहां पर बिफोर मिलता है एज अ कंजक्शन और बिफोर के इधर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज पास्ट परफेक्ट। ओके, तो पास्ट परफेक्ट बिफोर एंड पास्ट इंडेफिनिट। ओके, अब देखो एक सेंटेंस बनाते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बहुत ही फेमस सेंटेंस है, बहुत ही फेमस सेंटेंस है। बेचारा मरीज मरता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है, बट डॉक्टर नहीं आते। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। सबसे पहले तो यहाँ पे पहले यूज हुआ है तो बिफोर लगा दो, लगा दिया। अब जो काम पहले होता है वही तो पास्ट परफेक्ट है, मरीज मर चुका था। वैसे तो भाई सुनो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाने वाला है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो वैसे तो मरीज इंडेफिनिट है, मरीज का मरना, क्योंकि दुनिया में मरना सबको है, इट इज नॉट अ परफेक्ट वे। लेकिन डॉक्टर के आने से पहले मरीज का काम तमाम हो चुका था, यानी कि मरीज ऊपर पहुंच चुके थे। दैट्स वाई डॉक्टर वाले सेंटेंस आने से पहले ये परफेक्ट में बना है। तो मरीज मर चुका था, मरीज साहब मर चुके थे, तो वो काम परफेक्ट में हुआ है। तो ये बनेगा द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस थर्ड फॉर्म
हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर डॉक्टर केम, ये डॉक्टर साहब आए, ये काम परफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि आए बेचारे, देखिए सो सॉरी, चले गए, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सेकंड फॉर्म, तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस बिफोर मिलता है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट और इधर पास्ट परफेक्ट। लिसन, मैं अक्सर करके बच्चों को बताता हूं कि ये वाला जरूर पूछा जा सकता है, हो सकता है अगर लक अच्छा है तो आ जाए, हो सकता है बिफोर दे रखा है तो आपसे पास्ट परफेक्ट पूछ लिया जाए या फिर पास्ट इंडेफिनिट पूछ लिया जाए। देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ बिफोर मिला आपको, यस बिफोर मिल गया। अब बिफोर के बाद में ये है सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। सर ये थर्ड फॉर्म तब होती जब हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के साथ आती, क्योंकि थर्ड फॉर्म हैज, हैव और हैड के साथ ही आती है, अकेला आएगा सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट सही है और ये पूछा भी नहीं है, बिफोर दे रखा है ये सही है, लेकिन पूछा है टुक। तो यहां जब बिफोर के साथ में पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तो पहली वाली क्या होनी चाहिए, पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म। देखते हैं यहां सेकंड फॉर्म है, ये गलत है। अब देखते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो सकता है, हैज होगा नहीं क्योंकि जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट परफेक्ट में बनेगा। हेड के साथ टुक नहीं आएगा, टेकन आता है क्योंकि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये गलत, ये गलत, दिस इज करेक्ट, इट शुड बी हैड टेकन। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाय दिसंबर, दिसंबर तक, पहली बात तो यह है जो तू टिकटॉक चलती है। दूसरी बात यह है कि बाय दिसंबर यानी कि दिसंबर तक, बाय का यूज के पास के सेंस में भी होता है, बाय का यूज तक के सेंस में भी होता है, प्री डिटरमाइंड टाइम के सेंस में भी होता है, पूर्व निर्धारित समय के लिए यूज होता है। मैं सोमवार तक आ जाऊंगा, आई शैल कम बाय मंडे। मैं मंगलवार तक आ जाऊंगा, आई शैल कम बाय ट्यूसडे। मैं दिसंबर तक आ जाऊंगा, तक के सेंस में बाय दिसंबर, तो बाय दिसंबर 2020 तक आई शैल बी गिविंग। यहां पर ये वाला पार्ट आपसे इंप्रूव कराया जा रहा है कि आप इसको करेक्ट करिए, अगर इंप्रूव करिए, अगर ये गलत है तो, कि आई शैल बी गिविंग हिम अ मंथली स्टाइपेंड फॉर 10 years। मंथली स्टाइपेंड, स्टाइपेंड का मतलब होता है एक तरीके से वजीफा, छात्रवृत्ति, दैट इज स्कॉलरशिप। तो यहां पर हमने यूज किया बाय दिसंबर 2020 यानी कि दिसंबर 2020 तक आई शैल बी गिविंग हिम अ मंथली स्टाइपेंड फॉर 10 years। OMG फॉर 10 years यूज हुआ है तो 10 साल। तो इतना ध्यान रखिएगा, सिंस एंड फॉर का यूज। सिंस मंडे, since January, since morning, since 1947, since 2016, since 2 o'clock, or 2 days, or 3 months, or 10 years, or 2 hours। डियर क्लास, जहां कहीं भी लाइफ में तुम्हें सिंस एंड फॉर दिखाई दे टाइम के साथ में, पहली बात तो यह है कि देखो जनरली निश्चित और अनिश्चित, इंडेफिनिट और डेफिनिट टाइम का चक्कर पड़ा रहता है। मैं आपको सीधा सा एक ट्रिक बताता हूं, जहां कहीं भी काउंटिंग होती है सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा, और जहां कहीं भी काउंटिंग नहीं होती है सिंस लगेगा। जहां नाउन दे रखा है सिंस लगेगा। जैसे सोमवार से काउंटिंग हो रही है, नहीं, डायरेक्ट नाउन आया है सिंस मंडे। मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, जनवरी से सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फरवरी। 2010 से काउंटिंग हो रही है, नहीं 2010 कोई काउंटिंग नहीं है, 2010 उस ईयर का, उस सन का नाम है 2010 से। अगर हम ऐसे बोलते सन का नाम 2010 2011 से ना बोलते और इसका नाम 2010 2011 ना रखते तो क्या रखते बताइए? सन रामलाल से, सन मोहन जोदड़ो से, ऐसे रखते? सन केजरीवाल जी से, सन मोदी जी से? ना,
हम जो है सन को नाम से पुकारते हैं, दैट इज 2010, 2011, 2017, 2020 सब नाम है, इसलिए सिंस 2010, सिंस 2017, 2016 से सिंस 2016, 2 बजे ये भी घड़ी का नाम है। एक्चुअली क्या है, ये 2 o'clock होता है ना, तो 2 o'clock नहीं होता, 2 ऑफ क्लॉक होता है, वो ऑफ को जो है एक्रोनिम बना दिया जाता है, यानी कि घड़ी के 2 बजे, तो ओ का मतलब वहाँ ऑफ होता है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो सिंस 2 o'clock इट्स अ नेम ऑफ टाइम। जहां काउंटिंग होती है फॉर लगा दो, जैसे 2 दिन से तो 1 दिन 2 दिन, 10 दिन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 महीने से 1 2 3 4 5, 3 घंटे से 1 2 3, दैट इज काउंटिंग होती है, तो फॉर लगा दो। जहां कहीं भी सिंस एंड फॉर के साथ में टाइम आए, क्या है, टाइम। अगर स्टूडेंट्स आपको सिंस एंड फॉर के साथ में टाइम मिलता है, क्या मिलता है, टाइम, यानी कि समय दे रखा है, तो वो सिंस एंड फॉर जो है वो टाइम को बताते हैं, और सेंटेंस होना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंस एंड फॉर दे रखे हैं तो सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है शैल या विल हैव बीन। कुल मिलाकर के हम हैज बीन, हैव बीन का यूज करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं, और अगर बात हो रही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो बात होगी शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो देखिए, by December 2020 I shall be giving him a monthly stipend, यानी कि मैं उसको दे रहा हूंगा मंथली स्कॉलरशिप, मंथली वजीफा। लेकिन ये सेंटेंस सही था बिल्कुल, अगर इसमें फॉर 10 years नहीं होता, तो सिंस एंड फॉर के साथ में अगर आ जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। देखते हैं, शैल हैव बीन गिविंग सही लग रहा है, शुड बी बिल्कुल गलत लग रहा है, शुड तो यूज हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई सजेशन नहीं आ रहा है। दूसरा, सिंस एंड फॉर आ रहा है तो डेफिनेटली हैव बीन और हैज बीन का यूज होगा, यहाँ पर भी हैज बीन हैव बीन नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, देन यू विल गो विद फर्स्ट, एंड आंसर ए इज करेक्ट। शैल हैव बीन, विल हैव बीन सिंस एंड फॉर के साथ में। Next, and now this is question number 4 based on sentence improvement. Actually sentence improvement में आपसे कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, idiomatic phrase से भी, time and tense, grammatical part, verb preposition and phrasal verb से भी। My dear, जब मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा that is phrasal verb होता क्या है, बस इतना जान लो कि जब वर्ब, पहली बात कि यहां पर ये वाला पार्ट अंडरलाइन किया गया है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, टच एट। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, फ्रेजल वर्ब जब वर्ब यानी कि क्रिया और प्रेपोजिशन मिलकर के एक न्यू मीनिंग बनाती हैं, वो हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। जब वर्ब एंड प्रेपोजिशन मिलकर के न्यू मीनिंग बनाए वो हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। देन सिंपल वर्ब एंड प्रेपोजिशन मिलकर के नया मीनिंग। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब को यूज करते हो माय डियर, करते हो कि नहीं करते, दैट इज, देखो, BREAK, दिस वर्ड इज BREAK, ब्रेक। ब्रेक है एक वर्ब, यानी कि ब्रेक माने होता है तोड़ना। जी हाँ, अब मैंने इसके साथ में एक वर्ड लगा दिया अप, अप हो गई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम लिख देते हैं P। अप माने ऊपर, ब्रेक माने होता है तोड़ना, अप माने ऊपर। अगर दोनों को मिलाकर के एक नया वर्ड बनता है तो उसको कहा जाता है ब्रेकअप। ब्रेकअप अब अक्सर करके हर एक की जबान पर रहता है, यार मेरा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप पार्टी, ब्रेकअप पार्टी। अगर ये ब्रेकअप है क्या, ब्रेक माने होता है तोड़ना, अप माने होता है ऊपर से, यानी कि ब्रेकअप हो तो ऊपर से लेकर के नीचे से तोड़ दो, दैट इज ब्रेकअप। या मैंने किसी को ऊपर से लेकर के नीचे से तोड़ दिया तो वो ब्रेकअप हुआ। यार वैसे अगर देखा जाए तो ब्रेकअप होता है तो आदमी ऊपर से लेकर नीचे तक टूट ही जाता है। देन सिंपल इफ वी टॉक अबाउट ब्रेकअप, तो ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड अ रिलेशन विद फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों से संबंध खराब कर देना। तो ब्रेकअप यानी कि टू एंड अ रिलेशन, दैट इज फ्रेजल वर्ब।
कॉल ऑन, कॉल अपॉन, कॉल एट, कॉल ऑफ, एटसेट्रा, ये सब फ्रेजल वर्ब होते हैं। तो ब्रेकअप यानी कि टू एंड अ रिलेशन विद फ्रेंड्स, ब्रेक विद भी होता है। देन सिंपल यहाँ यूज हुआ है ही टच्ड एट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसने अनएम्प्लॉयमेंट पर कुछ किया। एंड अलाइड प्रॉब्लम्स यानी कि संबंधित बताया। प्रॉब्लम्स में इन मैराथन स्पीच यानी कि अपनी एक बड़ी सी स्पीच में इसको संबंधित प्रॉब्लम में से, समस्याओं में से बताया उस पर, यानी कि कुल मिलाकर के ही टच्ड एट अनएम्प्लॉयमेंट, उसने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ कहा। तो देखिए हम कुछ फ्रेजल वर्ब देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है टच अपॉन, टच विद, टच ऑफ और नो इम्प्रूवमेंट। देखते हैं टच के साथ अगर अपॉन लग जाता है, टच हो गई वर्ब और अपॉन हो गई प्रीपोजिशन और ऑन भी हो गई प्रीपोजिशन। अगर टच के साथ अपॉन या ऑन लग जाता है तो उसका मतलब होता है डिस्कस करना, चर्चा करना। अगर टच के साथ, टच हो गई वर्ब और ये हो गई प्रीपोजिशन, एट लग जाता है, एट यानी कि स्थान के लिए, तो टच के साथ अगर एट लग जाए ना तो इसका मतलब होता है स्टे यानी कि ठहरना। अगर आपका टच के साथ में अप लग जाए तो वो होता है टचअप, थोड़ा सा टचअप की जरूरत है, दैट इज थोड़ा सा पाउडर, क्रीम, मेकअप एटसेट्रा की जरूरत है, तो हम यूज करेंगे दैट इज टचअप। उसके साथ में आता है अगर टच फॉर लग जाए तो फॉर का मतलब होता है बोरो, यानी कि पैसा मांगना, उधार मांगना, तो बोरो। एंड टच ऑफ, ओ डबल एफ, तो इसका मतलब होता है टू मेक अ स्टार्ट, यानी कि शुरू करवाना, कि भाई यू शुड टच ऑफ दिस, यू शुड टच ऑफ दिस, यू शुड टच ऑफ दिस। देन सिंपल यहाँ पर टच ऑफ, टच फॉर, टच अप, टच एट एंड टच अपॉन यूज हुआ है। टच अपॉन का मतलब होता है चर्चा करना। अगर पता होगा तो डेफिनेटली करके आ जाओगे, और पता होना जरूरी था क्योंकि तुम्हें अब तक और आप लोगों को अब तक लगा लेने चाहिए थे करीब 2000 से ऊपर क्वेश्चंस, लेकिन नहीं किए। देन सिंपल टच अपॉन का मतलब होता है चर्चा करना। That's why यहां पर टच अपॉन एम्प्लॉयमेंट आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। टच अपॉन अनएम्प्लॉयमेंट, उसने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चर्चा की, सैलरीटा। देन सिंपल द ऑप्शन इज ए। द नेक्स्ट एंड नाउ दोस्तों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। द sea-rough, they abandoned the ship। The sea-rough यानी कि सी यानी कि समुद्र, रफ का मतलब खुरदरा भी होता है, रफ का मतलब खराब भी होता है, रफ का मतलब अशांत भी होता है, अशांत। द sea-rough, समुद्र अशांत था, है, कुछ नहीं दे रखा। They abandoned the ship, उन्होंने शिप को छोड़ दिया। समुद्र अशांत है, भागो। कैप्टन जैक स्पैरो, दैट समुद्र जो है वो अशांत है या था। दे अबंडन द शिप। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है वर्ब के पार्ट पार्टिसिपल में से है, जिसको आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा चैनल के यानी कि डिजिटल इंग्लिश गुरुजी यूट्यूब चैनल के वीडियो पार्ट फर्स्ट, द वर्ब यूज ऑफ पार्टिसिपल पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, पार्टिसिपल को फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने यही सब डिस्कस किया है। आखिर ये सेंटेंस बना कैसे देखते हैं। सी से पहले द यूज हुआ है, समुद्र से पहले द यूज हुआ है, डेफिनेटली ये यूज हुआ है, तो हम इस तरीके से गैस कर सकते हैं। इट बीइंग रफ, ये भी तो हो सकता है, लेकिन हम इट तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। सब्जेक्ट यहां पे भी अलग अलग है। एक्चुअली ये दो सेंटेंस है जिसमें पार्टिसिपल का यूज किया गया है। हुआ क्या था, जैसे सेंटेंस आया, द स्कूल वॉज ओवर, फुल स्टॉप, बॉयज वर आउटसाइड। दो सेंटेंस मिलकर के जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो पार्टिसिपल के यूज से, जेरंड की यूज से, इन्फिनेटिव की यूज से, किसी भी तरीके से हम दो सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं। द स्कूल वॉज ओवर, स्कूल खत्म हो गया था, बॉयज वर आउटसाइड, बच्चे बाहर थे। जो काम पहला होता है उसको हम पार्टिसिपल बनाते हैं, और पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब में आईएनजी लगाना। अगर हमारे सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो जिसमें से पार्टिसिपल बनाते हैं उसमें से सब्जेक्ट को उड़ा देते हैं, और अगर सब्जेक्ट अलग अलग है तो दोनों सब्जेक्ट को लिखा रहने देते हैं और पार्टिसिपल बनाते हैं। यहां पर सब्जेक्ट का केस आ रहा है स्कूल का, यहां पर आ रहा है बॉयज का। सब्जेक्ट आर डिफरेंट। पहला काम कौन सा हुआ, ये दिस इज फर्स्ट वर्क। जो काम पहले होता है उसको पार्टिसिपल बनाते हैं, और पार्टिसिपल का मतलब होता है आईएनजी। ये पार्टिसिपल क्या है, ये पार्टिसिपल
पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी, दैट इज द स्कूल वॉज में आईएनजी लगाया, बीइंग, इज एम आर वॉज वर्ब में आईएनजी लगाने पर बीइंग बनता है, क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ब बी फॉर्म्स होती हैं, इजिंग, एमिंग, आरिंग, वाजिंग, वरिंग नहीं, इज एम आर में आईएनजी लगाओ, वॉज वर्ब में आईएनजी लगाओ तो बीइंग होता है। द स्कूल बीइंग ओवर, बॉयज वर आउटसाइड, सिंपल। द सी, इसी को देखो, was rough, full stop, they abandoned the ship. Subjects are different my dear। पहला काम ये हुआ, वो है ना, समुद्र सही होगा, बिल्कुल शांत होगा तो जहाज को छोड़ के भागेगा नहीं कैप्टन जैक स्पैरो। कैप्टन जैक स्पैरो जहाज को छोड़ करके तब भागेगा जब समुद्र अशांत होगा, अशांत, पूरी तरीके से अशांत होगा माय डियर, भागो भागो। तो दैट इज पहला हुआ द सी, दूसरा हुआ दे। Subjects are different. Whenever you find different subject in both sentences, and if you use participle part in first sentence and first work, then you will use both subject with participle. Mind it, that is the C was में ing लगाया, being rough, they abandoned the ship। किसका यूज होगा? बीइंग का। सी लगा हुआ है, द लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, बीइंग लगा हुआ है। दिस इज करेक्ट, सेकंड। और हाँ, अगर इस कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हो तो हमारा वीडियो फर्स्ट, हमारे चैनल का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल वीडियो फर्स्ट पार्टिसिपल को जरूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा ये वाला, और बहुत कुछ क्लियर होगा। ओके दोस्तों, सो डियर ऑल, डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आया है हमेशा की तरह। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें प्लीज सपोर्ट तो करिए, जिससे कि हम और अच्छा और मजेदार टॉपिक लेकर के आ सकें। कैसा वीडियो चाहिए, कितने टाइम का चाहिए और क्या टॉपिक चाहिए, कमेंट में लिखिए। लाइक करिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए। इस बार लाइक्स चाहिए, और शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए, प्लीज सपोर्ट करिए। और जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, आपकी लैंग्वेज में मिलेगा, आपके लिए मिलेगा। देखते रहिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।